नोटबंदी के आज 5 साल पूरे हो गए। नोटबंदी के 5 साल पूरा होने पर सियासत जमकर हुई। कांग्रेस ने नोटबंदी के फैसले को विनाशकारी बताते हुए सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री को इवेंट जीवी कहकर तंज किया। एनसीपी ने नोट जीवी का करार दे दिया। नोटबंदी पर सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। बीजेपी ने विपक्ष की सियासत पर पलटवार किया। वहीं देश में छोटे कारोबारियों की संख्या कि नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल क्रांति हुई है। लोग नकद छोड़कर डिजिटल पेमेंट की तरफ तेजी से बढ़े हैं। लेकिन सवाल सच का है, नोटबंदी के 5 साल बाद देश में क्या बदला? और ताल ठोक कर आज इसी बदलाव पर हम करेंगे बड़ी बहस, जिसमें पूछेंगे ये सवाल कि नोटबंदी से नफा हुआ या नुकसान? 5 साल में कितना कमाल हुआ है? तीसरा, नोटबंदी से क्या भ्रष्टाचार बंदी हुई है? और काले धन पर कितना असर पड़ा है? वहीं डिजिटल दौर हिट है या फिर फ्लॉप है? आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस का कम से कम बाजार है वो 1000 करोड़ से बढ़कर के अब 2020-21 में 5551 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजू वर्मा हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, अजय वर्मा हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और विजय सरदाना है अर्थशास्त्री। सबसे पहले संजू वर्मा, सीएआईटी कह रही है, मेरे पास आज कुछ तमाम रिपोर्ट्स थी, मैं कुछ इस पर जब डेटा इकट्ठा कर रहा था, सीएआईटी कह रही है कि डिजिटल पेमेंट में तेजी हुई है, और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कह रही है कि नोटबंदी की उसने प्रशंसा की है कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहे। तमाम इसी तरह की चीजें हैं। लेकिन विपक्ष आज भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि 5 साल हो गए हैं तो फिर वर्षगांठ क्यों नहीं मना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 5 साल हो गए, वो तो इसे बरसी तक कह रहे हैं। सचिन जी, पहली बात तो ये कि डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रिया विपक्ष ने जाहिर की है पिछले 5 सालों में। जिनको डीमोनेटाइजेशन का स्पेलिंग तक नहीं मालूम, वो आकर टीवी चैनल्स पर डीमोनेटाइजेशन पर अपनी एक्सपर्ट व्यू पेश करते हैं। मैं सिर्फ आपको आंकड़ों के सहारे कुछ 3-4 खास उपलब्धियां बताऊंगी मोदी सरकार की नोटबंदी के आने के बाद। नोटबंदी के बाद पहली बात तो ये, जो प्रत्यक्ष आयकर है पिछले 5 सालों में 51% बढ़ोतरी हुई है। टैक्स रेट कम होने के बावजूद आपको तो पता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी कम हो गया है और इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ा दी गई है। यदि टैक्स दर को कम करने के बाद टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है तो ये इसीलिए हुई है क्योंकि पहले जहां पर डीमोनेटाइजेशन से पहले सिर्फ 3.5 या 4 करोड़ लोग इनकम टैक्स असेसीज माने जाते थे, आज इनकम टैक्स असेसीज की संख्या 3.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 8-8.5 करोड़ हो गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी और एक होती है फॉर्मल इकोनॉमी। डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी से पहले इनफॉर्मल इकोनॉमी लगभग हमारे देश का 40% थी, और अब ये आंकड़ा मैं नहीं बता रही हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो काफी माने जाने हैं, वो कहते हैं कि अभी इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था का सिर्फ मात्र 20% या शायद उससे कम हो गई है। और यदि इनफॉर्मल इकोनॉमी कम होती है सचिन जी, तो सबको फायदा होता है। इसका मतलब कि ज्यादा लोगों को ग्रेच्युटी मिल रही है, ज्यादा लोगों को सरकार की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का फायदा हो रहा है। तो ये कहना कि नोटबंदी के बाद कुछ नहीं हुआ, और एक खास बात, देश विरोधी गतिविधियों में भी कमी आई है, क्योंकि जो खुफिया या फर्जी या काउंटरफीट नोट थे वो डीमोनेटाइजेशन से पहले लगभग 3.5 लाख फर्जी नोट किसी भी वक्त इन सर्कुलेशन हुआ करते थे इकोनॉमी में। अभी वो आंकड़ा 2 लाख से कम है। तो मतलब फर्जी नोटों पर भी पाबंदी लगी है। और सबसे अहम बात तो ये है कि एक मानसिकता, एक सोच पर, ठीक है। नहीं, आपने गद्दे के नीचे पैसे छुपा देंगे। नहीं, ठीक है, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल इकोनॉमी करप्शन का जिक्र कर दिया, आपने सीआईटी का जिक्र कर दिया, और आपने जिक्र कर दिया कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ साथ टैक्स पेयर्स का भी। तो अनुराग भदौरिया, यहां पर चीजों का एनालिसिस ठीक है होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, वो आंकड़ों से किया जाएगा, लॉजिक से किया जाएगा, या राजनीति से? देखिए, मेरा सवाल ये है, गद्दों के नीचे नोट किसके होते होंगे, शायद उनको पता हुआ इसलिए उन्हें गद्दे याद आ रहे हैं, गद्दों के नीचे नोट। सवाल ये नहीं है,
जब नोटबंदी की गई थी तो क्या बोला गया था कि देश के अंदर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं क्या आतंकवाद खत्म हो गया? कहा गया था काला धन मार्केट के अंदर से काला बाजारी खत्म हो गई, क्या काला बाजारी खत्म हो गई? और विदेश में जो धन है कई गुना ज्यादा बढ़ गया, तो क्या विदेश से धन वापस आ गया? और आपने क्या किया? गरीब आदमी के बेचारों के जो घर में थोड़े बहुत पैसे होते थे 5-10 हजार, वो भी निकाल के आपने बैंक में ले लिया और बैंक का पैसा आपने धन्ना सेठों को दे दिया। धन्ना सेठ पैसा लेके विदेश चले गए, आपने तो और पैसा वहां विदेश में पहुंचा दिया। धन्ना सेठ पैसा लेके लोन लेके भाग गए, आप उनको पकड़ नहीं पाए। जिनको पकड़ना था उनको नहीं पकड़ा आपने, उनको जाने दिया। गरीब आदमी बेचारा अपनी जरूरतमंद के लिए 10-20 हजार रुपए रखता था, वो आपने बैंक में डलवा दिए। तो इसके मतलब ये सरकार हमेशा गरीब विरोधी सरकार रही है। ये चाहती नहीं है कि यहाँ पे गरीब आदमी किसी तरह से जी पाए, क्योंकि ये धन्ना सेठों की सरकार है। इन्हें बड़े लोगों की मदद करनी होती है। घुमा फिरा के किसान का भी देखो, किसान बिल में किसकी मदद करना चाहते हैं? किसान 600 किसान आत्महत्या कर गया, सरकार कुछ नहीं बोली, अभी तक कुछ नहीं बोली। बात कर लेते हैं ये आज, सरकार, मैं विजय सरदाना के पास जाऊंगा, एक बार ऐसे बात कर लेते हैं। मुझे 5 चीजें गिना दीजिए। उन्होंने 5 बेनिफिट, उन्होंने तो खैर ज्यादा गिना दिए, मैं ऐसे ऐसे बात कर लेता हूं ताकि दर्शक आसानी से समझ पाएगा। 5 सबसे बड़े नुकसान आपको क्या लगता है देश को हुए नोटबंदी के कारण? फिर मैं विजय सरदाना का रुख कर लूंगा और अजय वर्मा का। 5 बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूं। बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। देश के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरह से खत्म हुआ, आपने अच्छी तरह देखा कैसे लोगों की बिजनेस ठप हुई, कैसे छोटी छोटी बिजनेस है जो आप अपनी गली मोहल्ले और छोटे शहरों में चला रहे थे, उनकी बिजनेस बंद हो गई। आज तक बेचारे खड़े नहीं हो पाए, वो किस तरह से टूट गए। उनके पैसा को लेके आपने बैंक में जमा कर लिया और बैंक में पैसा लेके धन्ना सेठों को आपने लाखों रुपए लोन दे दिया। एक बात। दूसरी बात, जिस नोटबंदी की आप बात करते हैं, इमरजेंसी में जो लोग अपने पास 10-5 हजार रुपए रखते थे, उसको आपने इतना डरा दिया, इतना धमका दिया, ऐसे लग रहा था जैसे कि काला बाजारी हो। और मार्केट के अंदर में ज्यादा काला बाजारी हो गई। आपने 2000 का नोट चालू कर दिया। 2000 के नोट से ज्यादा काली बाजारी होती है या 100 रुपए या 200 रुपए के नोट से ज्यादा काली बाजारी होती है? मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आपने 500, मैं अपनी बात तो कह लूं पूरी। उसके बाद जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक गांव में, भाई किसी के पास बैंक अकाउंट तो था नहीं, किसी के पास, गांव में कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट हुआ करता है और कितने लोग बैंक से ऑपरेट करते हैं? गांव में तो इमीडिएट आदमी को पैसे जरूरत होती है, 2000, 3000, 4000, वो बेचारे आपने निकलवा के बैंक कर दिए। कितने लोग, ठीक है, वो आपने पॉइंट बताया ना, रिपीट क्यों कर रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूं, एक बार 5 बता दीजिए ना। सुन तो लीजिए, मैं कह रहा रुक गई थी। 2 पॉइंट, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप हो गया और घर पे आप पैसे नहीं रख सकते हैं। जो गरीब आदमी था, छोटा गांव देहात में रहता है, उसको बैंक जाना पड़ गया। नंबर 3, कितने लोगों की उस समय शादियां रुक गई, लोगों अपनी शादियों की तैयारी की हुई थी, बेचारों की शादियां टूट गई, शादियां तक नहीं दिक्कत हो पाई, लोग अपने स्कूल कॉलेज की फीस तक नहीं भर पाए थे। न जाने कितने बच्चों का नंबर 4 साल कितना नुकसान हुआ है, सोचो आप। नंबर 4 अंदाजा लगा सकते हैं? अच्छा, नंबर 4 सुनिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं? नंबर 4 उसके बाद भी आप आगे बढ़ोगे तो जो लोग, अच्छा ठीक है अनुराग भाई, मेरे पास 2 पैनलिस्ट और हैं अनुराग भाई, 4 और 5। अरे बोल तो रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। 4-5 नहीं है, कम से कम 50 गिना रहा हूं आपको। तो सर 4-5 आप ऐसे, आप हर एक पॉइंट के ऊपर एक ऐसे लिखने लगते हैं। सर ये ऐसे लिखने की प्रतियोगिता थोड़ा ना, मैंने कहा 5 पॉइंट बता दीजिए। सरकार ने जिस तरह से जनता को धोखा दिया, नोटबंदी के पीछे जो सरकार की साजिश हुई है, वो उसकी सजा जनता ने भुगती है, सरकार ने नहीं भुगती है। अपने लोगों की जाने गई है, लोग हॉस्पिटल में अपनी फीस, हॉस्पिटल में पैसे नहीं जमा कर पाए, लोगों की जाने तक चली गई है, लोगों को स्कूल तक छोड़ना पड़ा, कॉलेज तक छोड़ना पड़ा। ओके ठीक है अनुराग, बता रही है, ठीक है। अजय वर्मा एक बार फिर, अजय वर्मा 5 पॉइंट बता दीजिए, ठीक है। फिर अब राजनीतिक पॉइंट आप स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको 5 पॉइंट के लिए बोला था ताकि कम से कम विजय सरदाना से मैं काउंटर कर रहा था। अजय वर्मा फटाफट थोड़ी जल्दी 5 पॉइंट्स बता दीजिए जिसमें आपको लग रहा है, हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो है पॉइंट्स लिखे भी हैं जिसमें करप्शन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठा रही है, फिर भी क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप बता दीजिए 5 पॉइंट्स ऐसे कौन से जिससे नुकसान, जो आपको लगता है नुकसान की मैं बताता हूं। सचिन जी, सबसे पहले जो अनिल बॉकली साहब ने सुझाव दिया था नोटबंदी का, 1 साल बाद उनका स्टेटमेंट बदल गया। वो कहते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइनों का पालन नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद जो हमने प्रस्ताव दिए थे, पीएम ने और सरकार ने वो प्रस्ताव न मान के अपनी मनमानी करी उसमें, जिसकी वजह से नोटबंदी फेल हो गई और अनिल बॉकली साहब छोड़ के चले गए। दूसरा, इसका क्रेडिट ग्रोथ पर असर पड़ा है, क्रेडिट ग्रोथ पर असर। 2013 का जो क्रेडिट ग्रोथ था 2017 का। तीसरा, इसका कैश फ्लो जो 2013 में है, 2017 के बाद वो दुगने से ऊपर पहुंच गया था। आप गूगल में डालना, उसे देख लेना। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नोटबंदी का सबसे ज्यादा मंदी का मार हुआ है और लोग मर गए, बर्बाद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, यूनिट बंद हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल और आंकड़े करें, सरकार के और बीजेपी के आईटी सेल के झूठे आंकड़ों में मत जाइए। चौथा,
भारत में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका व्यापार खत्म होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी, पकौड़ा तलो योजना और पान लगाओ योजना, बुग्गी चलाओ योजना, सरसों का तेल 250 रुपए होने से वो योजना भी खत्म हो गया। संजू जी बीच में ना बोले। तीसरा, पांचवा सुन लीजिए। हाँ, पांचवा छोटे उत्तर प्रदेश और देश में वो तो लंदन आपने 80 करोड़ लोगों को भुखमरी के कगार पे पहुंचा दिया। यानी भारत में भुखमरी के कगार पर 113वां नंबर 105वां नंबर पहुंच गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी के उस नोटबंदी का परिणाम है कि आज भारत की सिर्फ विजय सरदाना की आवाज। हैप्पीनेस सेक्टर में विजय सरदाना, बकौल अनुराग भदौरिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ठप हो गया। दूसरा, घर में पैसे नहीं रख सकते। जो गांव गरीब के लोग हैं उनको बैंक जाना पड़ता है, वो 10-12 हजार भी रखते हैं तो उनको डर लगा रहता है। लोगों की शादियां टूट गई और जो आम आदमी है वो सड़कों पर आ गया और लोगों को जो है नुकसान हो गया। और ये क्रेडिट ग्रोथ की बात और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मध्यम वर्ग की बात अजय वर्मा ने कही। देखिए, आज मुझे रोहित की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जिस समय डिमोनेटाइजेशन हुआ था, रोहित और मैं सबसे पहले सून आफ्टर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम हम लोगों ने इस पे चर्चा शुरू की थी। सो रोहित और हमारी टीम वाज द फर्स्ट वन टू एनालाइज दिस। देखिए, अगर आप उस समय के आंकड़ों पे जाएं, आज पोस्टमार्टम करके बात करना बहुत अलग होता है, हकीकत उस समय की जो थी उसको समझना बहुत अलग है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि उस समय इस देश में एक ऐसा माहौल था कि साहब ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे थे, मकानों के प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहे थे, हर आदमी ये कह रहा था कि देश की इकोनॉमी के हर लेवल पे काला धन असर कर रहा है, एक पैरेलल इकोनॉमी देश में चल रही है। और हर आदमी हर लेवल पे कह रहा था 30% कंट्री की इकोनॉमी ब्लैक पे चल रही है। ये हकीकत है। आज हम उसको याद ना करें वो बात अलग है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, इस देश की जनता की सराहना करनी पड़ेगी कि 50 दिन लाइन में लग के खड़े रहे इस उम्मीद से कि इस देश से काला धन हटेगा। अब यह कहना कि साहब काला धन नहीं हटा, इसमें सबसे बड़ा रोल आता था बैंकर्स का। किस तरह से बैंक मैनेजर्स ने ब्लैक मनी को व्हाइट किया, घरों में जा जाके लिफाफे बदले गए, किस तरह से हुआ उस समय के वीडियो निकाल लीजिए, सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। क्योंकि 90 दिन तक रोहित और हम डेली ये प्रोग्राम का डेली अपडेट करते थे, एनालिसिस करते थे। लेकिन हुआ क्या? देखिए, एक सबसे पॉजिटिव इस डिसरप्शन, मैं इसको कहूंगा एक इकोनॉमिक डिसरप्शन, एक कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन निकल के जो आया, जिसका फायदा आज हमें इस देश को मिल रहा है। ये बात सही है, इसको भी हमें मानना पड़ेगा कि जिन 3 कारणों के कारण डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको अगर आप नापेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि कोई बहुत बड़ी सफलता हुई। लेकिन जब आपने एक इतना बड़ा डिसरप्शन कर दिया, सरकार और प्रधानमंत्री के सामने ये चुनौती थी कि हमें इसको देश के पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है, इस डिसरप्शन को। और उसके बाद इस देश में जिस तेजी से डिजिटाइजेशन हुआ पेमेंट्स में, जिस तरह से हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करी, जिस तरह से बाकी मैं वही तो कह रहा हूं ना सर कि आज रेडी वाले से लेकर कुलचे वाले से लेकर ई रिक्शा से लेकर आप तमाम जगहों देखिए, आप पेटीएम से लेकर यूपीआई से लेकर कौन सी ऐसी चीज है, मुझे तो याद ही नहीं पड़ता कि कैश कैरी कब किया होगा या फिर कार्ड जो है, कार्ड के बिना कोई व्यक्ति यहाँ पर निकलता होगा। ठीक है, गाँव की बात, अब आप गाँव की बात करते हैं, नहीं आप गाँव की बात करते हैं तो वहां तक भी ऐसी बात नहीं है सर। अभी अब गाँव देहात, अभी मैं अयोध्या होकर के आया कि कौन सा व्यक्ति है समोसे वाला जो अभी जो है समोसे के पैसे पेटीएम से नहीं ले रहा, वो भी एक एस्पेक्ट है ना अनुराग भदौरिया, मैं कह रहा हूँ वो भी एक एस्पेक्ट है। में चली गई है, ये भी बताइए ना। लगे अरे सर, मैं कह सब कुछ कर लिया तो जीडीपी इतनी लो क्यों हो गई, माइनस में कैसे चले गई? वो भी तो एक एस्पेक्ट है ना। आप दोनों डिस्कस कर लीजिए। संजू वर्मा, अच्छा ठीक है, अनुराग भदौरिया से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद संजू वर्मा। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड, फिर संजू वर्मा, फिर ब्लैक मनी जमा हो रही है, क्यों नहीं विदेश से ब्लैक मनी वापस आ गई, और क्यों इस देश का व्हाइट मनी भी वापस यहाँ पे विदेश में चला गया? आखिर सरकार क्यों नहीं रोक पाई कि व्हाइट मनी कैसे विदेश चला गया? ये तो जानने की जरूरत है जनता को। सारी मार जनता भुगतेगी, माने सरकार की नाकामी की सजा जनता को मिलेगी। और फिर कहोगे भूल जाओ तो हो गया क्या? इसी तरह आपने नोटबंदी की, इसी तरह आपने लॉकडाउन किया था। लॉकडाउन में जिन लोगों की मौतें हो गई और जिन लोग परेशान हो गए, जो लोग आज तक अपना दर्द भूले नहीं है, आप फिर कहो भूल जाओ। माने जनता ही भूलने को बनी है क्या? जनता को दर्द हो, जनता भूल जाए और आप आराम से बैठे रहें। आप चुनाव की बातें करते रहें, चुनाव आए तो जाति धर्म की राजनीति शुरू कर दो, जनता को भुला दो। अब इसका जवाब दे दीजिए संजू वर्मा, लास्ट कमेंट अजय वर्मा। संजू वर्मा, कोई तथ्य नहीं है, वही बात गोल मोल करके बोल रहे हैं, इनको अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है।
मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहती हूँ प्लीज। सचिन जी, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा आपने कहा, चाहे वो समोसे वाला हो, रेड़ी वाला हो, पकौड़े तलने वाला है, गोलगप्पे बेचने वाला है, अब हर कोई डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि अक्टूबर 2021 के यूपीआई के आंकड़े आए, सबको चौंकाने वाले। यूपीआई के तहत 4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, 400 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी टोटल वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा है। टोटल वैल्यू इन 400 करोड़ ट्रांजैक्शन की थी 7.71 लाख करोड़। आप सोचिए, 2016 से पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू लगभग 1 या 1.5 लाख करोड़ भी बहुत मुश्किल से हुआ करती थी। कहां 1 लाख करोड़ वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन और कहां आज 7.5 लाख करोड़ ट्रांजैक्शन से भी ऊपर। तो ये है डिजिटल रेवोल्यूशन जो नोटबंदी अच्छा, के तो बाद इसके आई मतलब है। आप डिजिटल दूसरी रिवॉल्यूशन और करने के सबसे लिए अहम बात देश है- के अंदर में जो 100 लोग नहीं, लाइन नहीं, लगा के अनुराग मर जी, गए, नहीं, नहीं, सतीश जी, ये गलत आप बात डिजिटल है। मैंने रिवॉल्यूशन तो वैसे भी कर सकते थे, बिना नोटबंदी के भी डिजिटल रिवॉल्यूशन हो सकता था। अनुराग और भदौरिया नोटबंदी को करने का सिर्फ तरीका भी बोलना अलग होता। आता है, आप तथ्य नोटबंदी इनके करना पास चाहते नहीं थे है। तो उसके ठीक है, नॉर्म थे, आप तरीका बोलिए, अपना लेते। आप बोलिए। आप आधी रात को आके नोटबंद कर देंगे, आपके नोटबंदी कर दिया आपने, टोपी लोग को परेशान हो गए, कितनी सियासत तकलीफ के में लोग गुजरे हैं। लोगों आपने आपको पता है कितने लोग दर्द से गुजरे हैं। क्योंकि आपको कहते थे नोटबंदी से सारे फायदे होंगे, लेकिन क्या हुआ देश के अंदर भुखमरी। अगर देश हमारा भुखमरी कगार पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, आप बताइए। नोटबंदी से कौन सा आपने इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दी कि नोटबंदी होने से हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हो? आपको पता है कितने लोग बेरोजगार हुए उसके बाद से, कितने लोग यहाँ परेशान हैं, आज भी बेचारे खड़े नहीं हो पाए। छोटे छोटे जो बिजनेस करते थे, छोटे छोटे बिजनेस, परचून की दुकान, छोटे छोटे 30 seconds, अजय वर्मा और विजय सरदार। Last 30 seconds, अजय वर्मा और फिर concluding विजय सरदार। बारे में सोचा, किसानों के बारे में नहीं सोचा आपने? जीडीपी का जी, अजय वर्मा। देखिए सचिन जी, जीडीपी की हालत क्या है? इनकी आवाज तो मंदा करिए जरा प्लीज। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सचिन जी 30 सेकंड मेरी सुन लीजिए जरा। देखिए, सबसे पहले बात करी थी माननीय ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ने, काला धन आएगा, कोई काला धन नहीं निकला नोटबंदी में। दूसरा, जर्मन के स्विस बैंक में जमा की पूंजी और बढ़ गई। तीसरा, हमारे देश में 4 क्रोनो कैपिटलिस्ट देश के नहीं संसार के बड़े व्यक्ति हो गए, नोटबंदी के फायदे उनको हुए हैं। चौथा, इस देश में जो सबसे ज्यादा मार नोटबंदी की हुई है वो हिंदुस्तान की 50% माताओं बहनों को हो गई। उनके जो रिश्ते में नाते में दिवाली होली पे जो पैसा उन्हें मिलता था उसे काला धन बताकर उनके खिलाफ अभियान छेड़ा गया, उनकी गुल्लक तोड़ दी गई। चौथा नुकसान ये हुआ। और पांचवा नुकसान ये है, ये इवेंट जीबी, क्रोनो जीबी, फोटो जीबी और प्रधानमंत्री साहब जो है और सरकार के लोग जो हैं, आखिर इस बरसी को मनाते क्यों नहीं है जब इतना फायदेमंद था तो नोटबंदी का। इस नोटबंदी से देश में कोई विजय फायदा नहीं सरदाना, हुआ। हालांकि ये सारे राजनीतिक, ये खालिस राजनीतिक कमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आंकड़े लेकर के कोई बैठा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का या जीडीपी का आंकड़ा लेकर के या अनुराग आए हो या अजय वर्मा आए हो। ठीक है, ये मोटे तौर पर आम आदमी के ऊपर मारती, लेकिन फिर भी इन पॉलिटिकल कमेंट्स के इत्र अगर मैं कहूं 10 सेकंड, अगर मैं कहूं 20 सेकंड में आप इसे कंक्लूड करेंगे तो कैसे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था डिमोनेटाइजेशन। ये हमें मानना पड़ेगा कि एक डिसरप्शन था, ये एक स्मूथ प्रोसेस नहीं था। और जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे उसके कई कारण थे कि वो उस समय हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन 3-4 अच्छी बातें जो इस देश के लिए हुई। एक तो सबसे पहले ये समझ में आ गई बात कि कहां पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, किस बैंक अकाउंट में, किन बैंक ब्रांचेस में कितना कैश कहां से आया, ये जानकारी सरकार के पास आ गई। तो आपको एक फोकस हो गया कि देश में कहां कहां पे कैश ट्रांजैक्शंस ज्यादा होती, किन किन सेक्टर्स में ज्यादा होती। ये आंकड़ा आज तक जब आप ईडी की रेड और इनकम टैक्स की रेड कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए निकल रहे हैं, ये एक कड़ी चली है, पहली बात। दूसरी बात, आज जब आपने डिजिटाइजेशन की बात करी, देश की जनता 50 दिन लाइन में इसलिए खड़ी रही कि जनता चाहती थी कि ब्लैक मनी या जिस तरह से पैरेलल इकोनॉमी चल रही है इसकी सफाई हो। जाहिर सी बात है। और दूसरा एक और चीज है, अगर इसका फायदा... पॉलिटिकल कनेक्शन भी कहीं ना कहीं देखा जाए, मेरे पास वक्त की कमी, विजय सरदाना, 2019 में विपक्ष के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नोटबंदी था। नोटबंदी से जनता त्राहिमाम हो गई और नोटबंदी से किस तरीके से जो है जनता जो है सड़कों पर लाइन लगाने को मजबूर हो गई और मरने को मजबूर हो गई, उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या था या उसका नतीजा चुनावों में क्या निकला, 2019 में विपक्ष के इस मुद्दे का जवाब जनता ने क्या दिया था, वो जनता बखूबी जानती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.